नमस्ते विद्यार्थियों, भास्कर की यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं हरीश कुमार। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 कक्षा 10 की गणित की। तो इसमें हम पहला सवाल देखेंगे। आज पहला सवाल है, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप में होता है जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। ये आपको दर्शाना है। देखिए, इससे पहले हमने जब बेसिक पढ़ा था उस वक्त हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ी थी। इसके साथ साथ सम संख्या और विषम संख्याओं के बारे में पढ़ा था और दो लगातार यानी क्रमागत संख्याओं के गुणनफल के बारे में भी पढ़ा था। तो यहाँ सवाल में आप देखिए क्या दिया हुआ है कि विषम धनात्मक पूर्णांक। सबसे पहले आप इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, पूर्णांक क्या होता है? जीरो के इधर दाईं ओर 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक की संख्या है, और जीरो के इस तरफ बाईं ओर 1 -2 -3 -4 ऐसे अनंत। ये जो समुच्चय प्राप्त होता है, ये जो समूह बनता है संख्याओं का धनात्मक और ऋणात्मक, यह पूर्णांक संख्याएं होती है। यानी जीरो से जो दाईं ओर होती है वो धनात्मक होती है और जीरो से जो बाईं ओर होती है वो ऋणात्मक होती है। यहाँ हमें लेनी है धनात्मक संख्याएं, यानी हमें सिर्फ जीरो से इधर वाली संख्याओं की ही बात करनी है। इन संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है। और धनात्मक पूर्णांक में भी किस पे फोकस करना है हमें? विषम संख्याओं पर। विषम संख्याओं का तात्पर्य है जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, अर्थात शेषफल 1 बचता है, उन्हीं पर चर्चा करनी है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न को इस रूप, कहने का तात्पर्य कि हमें ये रूप लाना है, तो इसका हल करेंगे। तो हल के लिए देखिए आप, जो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, वो है a = bq + r। इसकी चर्चा हम बेसिक में कर चुके हैं। यहाँ a का मतलब होता है भाज्य, b का मतलब भाजक जिसका भाग देंगे, q का मतलब होता है भागफल और r का मतलब होता है शेषफल। तो ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। हमें इसी के आधार पर ये वाला रूप प्राप्त करना है जो प्रश्न में दिया गया है, 8q + 1। ये हमें प्राप्त करना है। यहाँ ये वाली जो संख्या है 8 का मतलब b का मतलब होता है भाजक, यानी 8 का भाग देना है हमें किसमें? विषम धनात्मक पूर्णांक में। जैसे एक सिंपल से उदाहरण के लिए मैं बात करूं कि मैं ले रहा हूं, मान लीजिए कोई विषम संख्या लेता हूं, जैसे मान लीजिए हमने 3 लिया। अब क्या करना है आपको? विषम धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है? वर्ग। अब इसका वर्ग करते हैं। तो 3 का वर्ग कितना होगा? 9। ठीक है। अब 9 में किसका भाग देना है? भाजक 8। भाजक क्या है हमारे पास? 8। इसका भाग देंगे तो यहाँ हमारे पास 2 चीजें बचेंगी, एक तो भागफल और एक बचेगा आपके पास शेषफल। तो बच्चों यहाँ देखो, 8 का भाग अगर 9 में देंगे तो एक बार जाएगा, 8 एकम 8, तो भागफल 1 और 9 में से 8 गया तो 1 ही शेषफल बचेगा। यानी यदि आप 9 में 8 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा, यानी भागफल भी 1 और शेषफल भी 1 बचेगा। इसी तरह से देखिए, यहाँ पे एक शेष बच रहा है। और अन्य कोई विषम संख्या ले लीजिए अगली, जैसे मान लीजिए मैं 5 लेता हूँ, विषम संख्या है, इसका वर्ग कीजिए, कितने आए? देखिए, इसको वर्ग कीजिए, 5 का वर्ग कितना होता है? 25। अब इसमें हम किसका भाग देंगे? भाजक का, यानी 8 का। तो देखिए, भागफल कितना आएगा और शेषफल कितना आएगा? अगर 25 में हम 8 का भाग दें, 25 में 8 का भाग दें तो 8 का पहाड़ा 3 बार बोलिए, 8 3 24, घटाएंगे 1, तो भागफल 3 आया और शेषफल क्या आ रहा है? 1। देखिए, शेषफल 1 आ रहा है। लेकिन इसको हमें इस रूप में न लेकर हमें किस रूप में लाना है? सवाल को इस रूप में लाना है। तो पिछले बेसिक में हमने पढ़ा था कि जब विषम संख्याएं होती है उसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? विषम
मैं यहाँ लिख देता हूँ विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आपको याद हो तो बच्चों हमने पढ़ा था कि a बराबर 2q प्लस 1, ये विषम संख्याओं के लिए हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थी, विषम संख्याओं के आधार पर कि विषम संख्या में ये वाली यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है। हमें इस सवाल में दर्शाना है, ये वाला हमें लेके आना है। यहाँ q है, यहाँ भी q है, तो हम इस q की जगह कोई अन्य चर ले लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले आप कोई सा अन्य चर ले लीजिए। तो हम यहाँ अन्य कोई चर ले लेते हैं, a बराबर 2, जैसे मान लीजिए मैंने n ले लिया इसकी जगह चर, प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या करना है, विषम धनात्मक पूर्णांक, हमने ये विषम धनात्मक पूर्णांक ले लिया, अब इसका करना है वर्ग। तो हम लिखेंगे यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी बराबर के इधर वाले पक्ष का भी वर्ग करना है और बराबर के इधर वाले पक्ष का भी वर्ग करना है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको समझेंगे किस तरह से वर्ग करेंगे, यानी a इसका वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और इसका वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 और इसका वर्ग। देखिए इसको अगर हल करें तो ये a स्क्वायर रहेगा, परंतु हमें इसको हल करना पड़ेगा। अब इसको हल कैसे करें, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो पिछली कक्षाओं में आपने 9th क्लास में सर्व समीकरणों के बारे में पढ़ा था। तो सर्व समीकरण के आधार पर जो हमारी प्रथम सर्व समीकरण थी, प्रथम सर्व समीकरण से इसको सर्व समीकरण से हल करने का प्रयास करेंगे। तो वो हमारी प्रथम सर्व समीकरण थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और जब हम इसको खोलते हैं तो क्या आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये पहला पद a, तो यहाँ पहला पद क्या है 2n, यानी a का मान है 2n और b का मान क्या होगा, यहाँ b और यहाँ ये b 1। ठीक है, ये मान हमें इसमें रखने हैं, तो ये इसका हल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a स्क्वायर बराबर, अब देखिए ये a है, a की जगह में क्या लिखना है 2n, तो 2n। अब देखिए a के ऊपर स्क्वायर है तो हमें इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाना है। आगे चिन्ह किसका है प्लस, ये सर्व समीकरण का 2 गुणा a की वैल्यू क्या है 2n गुणा b का मान क्या है 1, प्लस वापस क्या है b का मान क्या है 1, और यहाँ b का क्या है वर्ग, तो 1 का भी वर्ग करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको हल करो आप, a स्क्वायर बराबर 2n का वर्ग, यानी आप यहाँ देखिए 2n का वर्ग है, स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया 2n को 2n से गुणा करना है, 2 स्क्वायर घात 2 है मतलब इसको 2 बार लेके गुणा करना है, तो 2 दूनी 4, n को n से गुणा किया तो n स्क्वायर, यानी कि इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4n स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद में क्या है आगे प्लस का चिन्ह है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हल करना है पहले, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और n का n प्लस ये वाला चिन्ह, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए आप, अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ से इस संख्या में n कॉमन ले लेते हैं। क्या करेंगे हम, इसमें हम 4n कॉमन ले लेते हैं, 4n कॉमन लेने पर देखो 4n हमने a स्क्वायर बराबर 4n कॉमन लिया, तो 4 यहाँ 4 था, 4 बाहर आ गया, यहाँ n गुणा n है, तो n गुणा n यानी 2 बार n है, 1 बार n बाहर आ गया तो 1 बार अंदर, यहाँ क्या बच गया हमारे पास n बच गया। आगे प्लस
ये 4n बार ऐसे कैसे आ गया, तो यहाँ क्या रह गया, 1 रह गया, कोष्टक बंद प्लस ये आ गया हमारे पास 1। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर, अब आप याद करो ये वाली संख्या, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हमने पढ़ा था जब मैं बेसिक पढ़ा रहा था, तब आपको बताया था कि दो क्रमागत संख्याओं को जब गुणा करते हैं तो वह उनका गुणनफल है वो हमेशा सम संख्या होता है। ये आपको मैंने बताया था, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, दो क्रमागत संख्याओं का गुणा सदैव सम संख्या होती है, सम संख्या होती है। तो उस समय हमने पढ़ा था n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक बंद बराबर 2q। ये पढ़ा था कि ये जो दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है वो सम संख्या के बराबर होती है, और सम संख्या क्या होती है, 2q। इसको आप उतार लीजिए साथ साथ। अब देखिए इसको आगे हम हल कर रहे हैं। हमारे पास ये वाला जो मान है इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 2q रख सकते हैं इसमें यहाँ पे, यानी ए स्क्वायर बराबर 4n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक बंद प्लस 1, ये है। तो इसका मान हमारे पास क्या है, यहाँ से n कोष्टक n प्लस 1 बराबर किसके है, 2q के। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2q। तो यहाँ मान रखने पर या यूं लिख लीजिए, n कोष्टक n प्लस 1 बराबर 2q का मान रखने पर तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 4, ये 4 तो ऐसे कैसे उतारेंगे, इसकी जगह हमें क्या लिखना है, ये वाला 2q। देखिए अब एक साथ अगर अचर अचर आ रहे हैं तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि गुणा है ना यहाँ पे, इसलिए। तो 4 गुणा 2q प्लस 1, अर्थात ए स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8 और ये q प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया। इति सिद्धम। तो हम विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या के वर्ग को इस रूप में दर्शा सकते हैं। तो ये था हमारा पहला सवाल, और अब हम देखेंगे अगला सवाल। सवाल नंबर 2 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक संख्या है। ये आपको दर्शाना है। इससे पहले वाले सवाल में केवल हमें एक ही बात दर्शानी थी, 8q प्लस 1। यहाँ आपको 3 बातें दर्शानी है, 9q प्लस 1, 9q प्लस 8। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कोई सा भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, यानी यहाँ विषम धनात्मक पूर्णांक की बात नहीं हो रही। यहाँ चाहे सम धनात्मक पूर्णांक हो चाहे विषम धनात्मक पूर्णांक हो, कोई सा भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, उसका हमें करना है घन। ठीक है बच्चों। तो जैसे बेसिक रूप से अगर हम इसको समझे कि कोई भी हम पूर्णांक ले लें, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 3 लिया हमने, कोई भी पूर्णांक है, इसका हमें करना है घन। क्या करेंगे, घन, क्योंकि सवाल में घन दिया हुआ है। घन का मतलब 3 की घात 3। अब बताइए मेरे को आप, 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है बच्चों, ये 27। अब हमें भाग किसका देना होता है, भाग देते हैं हम भाजक का। ठीक है बच्चों, भाजक का मतलब b। अब यहाँ b क्या है हमारे पास, 9। देखिए bq प्लस r, bq प्लस r होता है, तो यहाँ पे
b का मान है 9, तो हमें भाग किसका देना है, 9 का। अब जब 9 का भाग देंगे 27 में तो यहाँ दो चीजें बचेंगी, एक तो आएगा आपके भागफल और एक आएगा आपके शेषफल। देखिए यहाँ वैसे पता चल रहा है कि ये जो 9q है यहाँ प्लस 0 है और ये आपके है 9q प्लस 1 और ये है 9q प्लस 8, यानी शेषफल क्या आ रहा है यहाँ पे 0, 1 व 8 आ रहा है। हर बार जब भी आप किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करके उसमें 9 का भाग दोगे तो हमेशा जो शेषफल बचेगा या तो बचेगा 0, 0 नहीं आएगा तो बचेगा 1, 1 नहीं होगा तो 8, इसके अलावा अन्य कोई संख्या शेषफल के रूप में नहीं बचेगी। चाहे तो आप देख लीजिए, जैसे 27 आया, 27 में मैंने भाग दिया 9 का, 9 का पहाड़ा बोलोगी 27 आ जाएगा। तो हमारे पास आए 3 तिया 9, 9 तिया 27। देखो भागफल कितना आया 3 और शेषफल कितना आया 0, देखो 0 आया। अब दूसरा कोई पूर्णांक ले लीजिए, इसमें आपको ये नहीं देखना है कि विषम पूर्णांक लेना है या सम पूर्णांक लेना है, कोई सा भी ले लो। जैसे मान लीजिए मैं 4 ले लेता हूँ। अब 4 का घन कीजिए आप, 4 का जब घन करोगे तो आएगा कितना, 4 चौके 16, 16 चौके 64, इसमें हम भाग देंगे 9 का। तो देखिए 64 में आप 9 का भाग दीजिए, 9 साते 63, कितना बचा शेषफल, 1 बचा। तो यहाँ भागफल कितना आया, भागफल आया 7, शेषफल आया 1। ऐसे अगला अंक ले लो आप, 5 का घन कर दो तो 5 का घन मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 अर्थात 125। तो यहाँ लिखेंगे 125/9। अब आपको 125 में 9 का भाग देना है, 125 में 9 का भाग दोगे तो देखो 9 एकम 9, 12 में से 9 गए तो 3 उतारेंगे 5 और 9 तिया 27, घटा दो, 35 में से गए तो 27 गए तो 8, तो यहाँ भागफल कितना आया 13 और शेषफल बच गया 8। तो देखो जैसा मैंने कहा था आपको कि हर बार जब भी आप किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करके उसमें 9 का भाग दोगे तो शेषफल है या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 8 आएगा, अन्य कोई संख्या नहीं आएगी। इसी प्रकार देख लीजिए आप 6 का करके देख लीजिए आप फटाफट, 6 का घन तो ये होता है 216, इसमें 9 का भाग दीजिए आप, 216 में 9 का भाग देंगे, 9 दूनी 18, देखो कितने बचे 3, 6 उतारे 9 चौके 36, शेषफल देखो भागफल आया 24 और शेषफल आया 0, देखो पहले भी 0 आया वापस 0 आ गया। इसी प्रकार आप 7 का घन करोगे, 7 का घन मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7 तो 343, 343 में अगर आप 9 का भाग देते हो, 343 में आप 9 का भाग दोगे तो 9 तिया 27, घटा दीजिए आप, कितने बच गए 7, उतार दीजिए 3 और 9 आठे 72, घटा दीजिए 1, शेषफल बच गया। भागफल कितना आया 38 और शेषफल कितना आया 1, देखिए 1 आ गया, पुनरावृत्ति हो गई। इसी प्रकार 8 का घन आप करोगे तो 8 का घन जब करोगे तो इसका मतलब हो गया 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 को 8 से गुणा करोगे तो 64 और फिर 8 से गुणा करोगे तो 512, 8 चौक 32, 2 3, 8 6 48 और 3 51, कितने आए 512। 512 में हमें 9 का भाग देना है, 512 में 9 का भाग देंगे तो देखिए 9 का पाड़ा बोलिए, 9 पंजे 45, घटा दीजिए कितने बच गए 6, उतार लिया 2, 9 छिके 54, कितने बच गए शेषफल 8। तो यहाँ आपके भागफल आया 56 और शेषफल आ गया
8। तो हर बार क्या हो रहा है, जब हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करके 9 का भाग दे रहे हैं तो हर बार हमारे पास शेषफल 0, 1, 8, 0, 1, 8, 0, 1, 8 ही आएगा, यानी हमारे पास 3 शेषफल आएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और वो 3 शेषफल कौन कौन से होंगे, 0, 1 व 8। अब हमें जो सिद्ध करना है हम उसको देखेंगे, ये खाली मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें ये करना है कि ये वाला भाग लाना है, ये लाना है और ये लाना है। तो कैसे लाएंगे हम, उस पर ध्यान दीजिए आप। हमारी सबसे पहले हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, A बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहां देखो आप, इसमें शेषफल कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, शेषफल 3 आ रहे हैं, शेषफल 3 आ रहे हैं। अतः b का मान 3 लेंगे हम। जो शेषफल आ रहा है, जैसे 3 कौन कौन से आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 8 आ रहा है, 3 शेषफल आ रहा है, इसलिए हम b का मान है वो 3 लेंगे। अर्थात b का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 3। देखिए r का मान क्या होगा, जब b का मान हम 3 लेंगे तो हमेशा जो शेषफल होता है वो भाजक से छोटा होता है। b का मतलब भाजक, r का मतलब शेषफल, और शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। अब भाजक अगर 3 है तो शेषफल इससे छोटा होगा। छोटा होने का मतलब क्या क्या हो सकता है, धनात्मक में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। 3 नहीं हो सकता, बराबर भी नहीं हो सकता है भाजक के, और भाजक से बड़ा भी नहीं होता है शेषफल, या तो छोटा होगा उससे हमेशा। ऋणात्मक में हमें लेना नहीं है तो 0 तक होगा, 0, 1 और 2 r का मान होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि क्यू की जगह हम कोई दूसरा चर ले लेते हैं, क्यू की जगह हम क्या ले लेते हैं, मान लीजिए n चर ले लेते हैं, और r की जगह हम बारी बारी से ये मान लेंगे। ठीक है, तो पहली स्थिति, प्रथम स्थिति में देखिए आप, इसको हम लिख रहे हैं, देखिए a बराबर b का मान कितना लेना है हमें, 3, क्योंकि शेषफल 3 आ रहा है। q की जगह हमें क्या लेना है, n प्लस r का पहला मान लेना है, यानी कि यहाँ आपको लेना है r का मान 0। r का मान क्या लेना है, पहला मान लेना है ये 0। ठीक है, अब इसको हल कर लो एक बार आप। तो a बराबर 3n में आप 0 जोड़ो तो क्या आएगा, 3n ही आएगा। अब देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का घन करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। थोड़ा बड़ा है ये इसका उत्तर, तो हम यहाँ से ले लेते हैं, इसमें इधर आप उतारते रहिए। दोनों पक्षों का घन कर दे, यानी कि a का घन a की घात 3, घन का मतलब घात 3 कर दो, और 3n है, 3n इसका भी हमें क्या कर देना है, घन। अब इसको हल कर लो आप, तो ये आ जाएगा a की घात 3 बराबर 3n की घात 3 का मतलब क्या होता है, आप इसको यूँ समझ लीजिए आप, 3n की घात 3, यानी इसको 3 बार लिख के गुणा करना है, 3n गुणा 3n गुणा 3n। जब इसको गुणा करोगे तो आपके सामने क्या आएगा, 3 तियाँ 9 और 9 तियाँ 27, और n को n से गुणा करोगे तो n स्क्वायर, और n स्क्वायर को n से गुणा करेंगे तो n की घात 3, ये आ जाएगा इसको हल करने पर, अर्थात 27 n की घात 3। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 27 n की घात 3।
अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, 9 चाहिए, 9, ये 9। तो हम इसके टुकड़े करेंगे, यानी कॉमन ले लेंगे, इसमें 9 कॉमन ले लो आप, 9 कॉमन लेने पर, यानी 9 को इसमें से अलग कर लेते हैं। तो ये बच जाएगा आपके पास a की घात 3 बराबर 9, और ये हो जाएगा कोष्टक में 3 n की घात 3। देखिए इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये जो 27 है, ये 27 के अगर आप टुकड़े करोगे तो ये 9 गुणा 3 होता है, 9 तिया 27। तो हमने 9 को बाहर ले लिया और जो बचा हुआ है 3 और n की घात 3 इसको अंदर ले लिया। अब यहाँ आप मान लीजिए, माना 3 n की घात 3 का मतलब q है, ठीक है, माना 3 n की घात 3 का मतलब q है। तो इसकी जगह हमें क्या रखना है, ये q रखना है। तो ये हो जाएगा आपके पास a की घात 3 बराबर 9, और इसका मान किसके बराबर है, q के बराबर। तो ये आ गई आपकी पहली वैल्यू 9q, ये वाली। ठीक है बच्चों, उतार लो इसको, वीडियो को पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको उतार सकते हो, पूरा क्लियर दिख रहा होगा आपको। अब इसका एक पार्ट हमने प्राप्त कर लिया, सेम यही प्रोसेस आपको अपनानी है। द्वितीय स्थिति में r का मान आपको क्या लेना है, 1, और थर्ड स्थिति में हम r का मान क्या लेंगे, 2। तो ये दोनों स्थितियां भी हमारे पास आ जाएंगी। चलिए इसकी दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी स्थिति में आपको r का मान क्या लेना है, 1, ठीक है बच्चों, और b का मान आपके पास 3 है ही, q की जगह आपको वही n लेना है, और यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है उसके अनुसार आपको इसको हल करते जाना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख लेता हूँ पहले मैं, a बराबर bq प्लस r। हमें इसी से जो दूसरी स्थिति है यानी 9q प्लस 1 ये प्राप्त करना है। तो बहुत आसान है, पहले आप इन मानों को इसमें सेट कर लेते हैं। तो a बराबर b की जगह में क्या लेना है, 3, q की जगह हमें अन्य कोई चर लेना है n, प्लस क्या लेना है, r की जगह 1, ये r का मान लेना है। अब सवाल में दिया है कि हमें क्या करना है, घन। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करना है, यानी इस समीकरण जो बन रहा है हमारा, इसके दाएं पक्ष का भी घन करना है, और दाएं पक्ष का भी घन करना है, और बाएं पक्ष का भी घन करना है। तो इसका घन करेंगे तो ये जाएगा a की घात 3 बराबर, अब इस पूरे का घन करना है एक साथ, तो 3n प्लस 1 कोष्टक में लिखकर इस पूरे का क्या कर देंगे हम, घन। अब इस घन का मतलब क्या होता है, इसको 3 बार लिखकर गुणा करना है, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप जब 9th क्लास में पढ़ रहे थे तो उस समय हमने ये वाली सर्वसमीका भी पढ़ी थी, बहुत आसान है। तो मैं वो सर्वसमीका लिख देता हूँ आपको, सर्वसमीका से 9th क्लास में हमने एक सर्वसमीका पढ़ी थी, a प्लस बी का होल क्यूब। जब इसको हम हल करते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब को हल करते हैं, तो हम इसको कैसे खोलते हैं, तो ये होता है a की घात 3 प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस b की घात 3। यानी इसको जब हल करते हैं तो ये इस रूप में खुलती है। बहुत आसान है इसको खोलना, 9th क्लास में मैंने बेसिक में बताया भी था।
कि आपको दोनों छोरों पे तो क्या करना है, इसका क्यूब और इसका क्यूब, यानी ए का क्यूब बी का क्यूब, बीच वाले पक्ष में आपको ए बी लिखना है और 3 3 लिखना है साथ में। फिर एक बार बी के स्क्वायर लगाना है, एक बार ए के स्क्वायर लगाना है। यूँ समझो आप इसको, जैसे इसको खोलना है ए प्लस बी का होल क्यूब, समझाने के लिए बता रहा हूँ। करना क्या, आपको इन दोनों को किनारों पे लिखना है, ए की घात 3 इसको और बी की घात 3 इसको, बीच में प्लस लगा कर क्या करना है आपको, 3 AB और 3 AB 2 बार लिखने हैं, ठीक। एक बार स्क्वायर इस पे लगा देना और एक बार स्क्वायर ए पे लगा देना। ये थोड़ा याद रखने का आसान सा तरीका है। तो आपको इसी रूप में इसको हल करना है। अब यहाँ देखिए, ए का मान आपके लिए क्या होगा, ये जो सर्वसमीका है इसको इससे तुलना करनी है। यहाँ ये जो पहला पद आ रहा है ए, यहाँ पहला क्या है 3n है, ठीक है, ये तो हो गया ए का मान। और यहाँ जो दूसरा पद बी आ रहा है, वो यहाँ दूसरा पद क्या आ रहा है ए, तो ये बी का मान हो गया। यानी यहाँ जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे हमें लिखना है 3n, और जहाँ जहाँ पे बी है वहाँ पे लिखना है 1। बहुत सावधानी से आप लिखते जाइए, आप बड़े आसानी से इसको हल कर सकते हैं। देखिए इधर वाला पक्ष तो 1 की घात 3 है हमारे पास, तो इसको तो मैं ऐसे लिख दूँ 1 की घात 3 बराबर। अब मुझे इस सर्वसमीका से हल करना है। ए का मान यहाँ रखूँगा, क्या है 3n यहाँ रखूँगा 3n। तो देखिए यहाँ 1 की घात 3 है, तो हमें इसके भी घात 3 लगानी होंगी, ठीक है। फिर देखिए प्लस समीका का 3 गुणा ए का मान क्या है यहाँ पे, वही 3n, फिर गुणा बी की घात 2 है, तो बी का मान 1 और इसकी घात लगानी यानी 1 की घात 2, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखो प्लस फिर सर्वसमीका का 3, तो ये सर्वसमीका का 3, ए स्क्वायर, ए का मान क्या है 3n, तो इसका स्क्वायर करना है, ए का स्क्वायर है तो कोष्टक में 3n का स्क्वायर, ठीक है। फिर गुणा बी का मान क्या है, बी का मान यहाँ से 1। फिर आगे देखो प्लस, ये प्लस, यहाँ पे क्या है बी की घात 3, तो बी का मान क्या है 1, तो यह हो जाएगा 1 की घात 3। इस तरह से हमने सावधानी पूर्वक ए का मान 3n व बी का मान 1 इस सर्वसमीका में रख दिया। अब इसको आप हल कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 की घात 3 बराबर 3n की घात 3, यानी 3n को 3 बार लिखकर गुणा करना है। यानी 3 को, इसको अगर हम इसको देखें तो कैसे हल करना है, 3n गुणा 3n घात 3 है, इसका मतलब 3 बार लिखना है। तो पहले अचर को गुणा कर लो, 3 को और 3 को गुणा कर लो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो यहाँ आ जाएगा 27। n गुणा होंगे तो बेसिक सा नियम है कि n को n से गुणा करेंगे तो n स्क्वायर को n से गुणा करेंगे तो n की घात 3। तो ये हमारा पहला पोर्शन इसका ये वाला हल हो गया। अब आगे देखिए चिन्ह किसका है, प्लस का, तो हम लिखेंगे प्लस। अब यहाँ से जहाँ तक गुणा है वहाँ तक हल करेंगे। यहाँ प्लस आ गया, इसको छोड़ दो, इसको बाद में हल करेंगे, पहले ये गुणा हल होगा। तो देखो 3 तिया 9 और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1 एकम 1, और 1 को 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो यहाँ हो जाएगा आपके 9n, ठीक है बच्चों। प्लस अब इसको हल करेंगे, देखो ये तो 3 है, गुणा इसको हल करो 3n का स्क्वायर, यानी 2 बार गुणा करना है इसको, तो 3 तिया 9 और 9 का स्क्वायर, और 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या आ जाएगी, ठीक है। प्लस 1 की घात 3 का मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1, और 1 गुणा 1 गुणा 1 का मतलब भी 1 ही होता है, ये वाला मान, ठीक है। तो अब आगे देखिए 1 की घात 3 बराबर 27 n की घात 3 प्लस 9n प्लस, यहाँ देखिए 9 तिया वापिस 27 n स्क्वायर प्लस 1, हमें ये लाना है यहाँ से। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 कॉमन ले लीजिए, तो मैं यहाँ लिख दूँ 9 कॉमन लेने पर, तो 1 की घात 3 बराबर 9 कॉमन लेना है, यानी इनमें से सब में से यहाँ से यहाँ तक 9 बाहर निकालना है,
तो देखिए ये 9 कॉमन लिया मैंने, तो क्या बचेगा अंतर, 9 का पाड़ा बोलोगे 27 आ जाए, 9 तिया 27, 3 n की घात 3 प्लस 9 का पाड़ा बोलोगे 9 आ जाए एक बार, तो यहाँ अकेला n बच जाएगा, 9 एकम 9 प्लस वापस 9 का पाड़ा बोलोगे 27 आ जाए, तो 9 तिया 27 n स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये यहाँ से कर दो कोष्टक बंद और प्लस ये आगे वाला 1। देखो 1 तो हमारे पास आ गया है, 9 भी आ गया, अब हमें क्यों है, तो माना यहाँ हम लिखेंगे माना 3n की घात 3 प्लस n प्लस 3n स्क्वायर बराबर q हो। तो यानी इस पूरे का मान हम किसके बराबर मान लें, q के बराबर मान लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 की घात 3 बराबर 9 का तो 9 और इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, ये वाला किसके बराबर, q के बराबर, तो ये q, फिर आगे प्लस 1, तो ये हमारी दूसरी स्थिति ये आ गई। तो हमने इसको इस तरह से दर्शा दिया। उतार लीजिए आप इसको, वीडियो पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे भी आप उचित समझो। अब इसकी तीसरी स्थिति हमें ये वाली लानी है, उसमें भी यही हम प्रक्रिया अपनाएंगे। तीसरी स्थिति के लिए देखिए आप, तीसरी स्थिति देखिए, तृतीय स्थिति या तीसरी स्थिति देखिए, r का मान आपको क्या लेना है, ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं, एक बार 0 लेना था, एक बार 1 और एक बार 2, हमेशा 3 से छोटा लेना है। तो यहाँ अब r का मान आपको लेना है 2, b का मान 3 रहेगा क्योंकि शेषफल 3 बच रहे हैं, 3 संख्या बच रही हैं, और q को हमने n मान लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। हमारी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो हमें क्या लिखना है, a बराबर b का मान यहाँ से 3, q को हमने n माना है, प्लस r का मान अब हम 2 लेंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, वर्ग नहीं घन करेंगे, घन करने पर। अब इसका घन करेंगे तो क्या होगा, 1 की घात 3 और यहाँ 3n प्लस 2 को पूरे का घन करेंगे। देखिए वापस वही स्थिति आ गई ना, तो सर्वसमीका से इसको हल करेंगे हम, सर्वसमीका से, सर्वसमीका से, वही सर्वसमीका a प्लस बी का होल क्यूब। अभी मैंने आपको बताया कैसे खोलते हैं इसको, देखिए कैसे खोलेंगे, a की घात 3 और लास्ट में b की घात 3, बीच में क्या लिखना है, 3ab प्लस 3, जगह कम रह गई, दोबारा देखो इसको, a की घात 3 और इधर ले लीजिए आप b की घात 3 प्लस 3ab प्लस 3ab और यहाँ पे प्लस ये b की घात 3। तो यहाँ क्या करना है, अब आपको एक बार b पे स्क्वायर लगाना है, एक बार a पे स्क्वायर लगाना है, ठीक है। तो अब यहाँ इसके अनुसार देखो, a का मान क्या है 3n और b का मान पहले 1 था, अब क्या हो गया 2 हो गया। ये मान आपको इस सर्वसमीका में रखकर इसको हल करना है। देखिए मान रखते हैं यहाँ पे हम, ये वाला पक्ष तो 1 की घात 3 है ही, 1 की घात 3 बराबर, आपको यहाँ से देखना है, तो a का मान क्या है 3n, तो मैं लिखूँगा 3n, और देखो 1 की घात 3 है तो इसकी भी घात 3 हमें लिखनी पड़ेगी, प्लस 3a, a का मतलब ये वाला है, गुणा 3n, कोई घात नहीं है इसलिए सिंगल लिखेंगे, फिर b गुणा
बी का मान क्या है 2 है और 2 की घात लिखनी है क्योंकि बी की घात है, बी स्क्वायर है तो हमें 2 की घात 2 लिखनी पड़ेगी प्लस का चिन्ह वापिस 3 ए का मान है 3n, ए का स्क्वायर है तो हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा गुणा केवल अकेला बी का मान कितना है 2 प्लस बी की घात 3 यानी बी का मान 2 और उसकी घात 3। अब इसको आपको हल करना है तो देखिए ए की घात 3 बराबर इसको गुणा करेंगे 3 तिया 9 9 तिया 27 n की घात 3 प्लस अब यहाँ देखो आप ये कितना हो रहा है 3 तिया 9 और ये देखो 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, तो 4 को 3 से गुणा करो 4 तिया 12 और 12 को 3 से गुणा करो 12 तिया 36, तो ये हो गया 36n, ठीक है प्लस। अब यहाँ देखिए ये यहाँ से यहाँ इसको हल करना है, हमने यहाँ से यहाँ तक हल किया गुणा को, यहाँ पहले इसको गुणा को हल किया, प्लस आया फिर इस गुणा को, फिर प्लस आ गया फिर इस गुणा को और फिर इस प्लस वाले को अंत में हल करेंगे। तो यहाँ देखो ये क्या इसका मान क्या होगा, आप देखो ये 3n की घात 2 है तो ये 3 की घात 2 यानी 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 27 को फिर 2 से गुणा करना है, 27 दूनी 54n स्क्वायर, ठीक है बच्चों प्लस अब यहाँ 2 की घात 3 यानी 2 गुणा 2 यानी 8, ये हो गया। अब ये मान हमारे पास आ गया 8, यहाँ पे हमारे ये आना था ये आ गया और अब हमें 9 और q लाना है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 9 कॉमन लेने पर, 9 कॉमन लेने पर तो a की घात 3 बराबर 9 मैंने कॉमन लिया तो 9 का पाड़ा बोलोगी 27 आए, कितनी बार जाएगा भाग इसमें 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 तिया 27 तो 3n की घात 3 प्लस 9 का पाड़ा बोलोगी 36 आ जाए तो 9 चौके 36 4 बार गया तो 4n प्लस 9 का पाड़ा बोलोगी 54 आ जाए तो 9 छिके 54 6 बार भाग गया n स्क्वायर, ठीक है कोष्टक बंद। यहाँ से यहाँ तक ही कॉमन लेना है प्लस 8, अब हमारे पास यहाँ 9 आ गया 8 आ गया, क्यों लाना है तो यहाँ लिख देंगे हम माना 3n की घात 3 प्लस 4n प्लस 6n स्क्वायर बराबर q हो तो क्या हो जाएगा a की घात 3 बराबर 9 का तो 9 ये वाला और इसकी जगह क्या रखना हमें q, तो ये q फिर आगे क्या है प्लस और ये 8 तो ये हमारा ये वाला भाग आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो तीनों स्थितियां हमने इसमें क्लियर की कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन नो क्यू प्लस 1 नो क्यू प्लस 8 के रूप में होता है, बिल्कुल होता है, हमने ये सिद्ध कर दिया है, इस रूप में भी किया है और वैसे संख्यात्मक रूप में भी मैंने आपको कहा कि पहले कोई भी संख्या लीजिए उसका आप घन कीजिए और घन करने के बाद में 9 का भाग दीजिए तो हमेशा आपके जो शेषफल है वो या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 8 आएगा और इस रूप से हमने इसको सिद्ध किया। अगला सवाल है तीसरा सवाल है दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में दर्शाया जा सकता है जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। अब सम है या विषम है ये नहीं दे रखा है, परंतु यहाँ जरूर दे रखा है कि विषम धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है बच्चों। अब यहाँ आपको ना तो घन करना है ना वर्ग करना है, तो बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत ही आसान है कि यहाँ देखिए आप इन तीनों स्थितियों में देखकर आप बता सकते हैं कि यहाँ b का मान क्या होगा। तीनों स्थितियों में यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो आप ये वाली स्थिति देखिए और आप पता लगाइए कि यहाँ 6 क्या है,
तो देखिए यहाँ अगर देखते हैं तो 6 क्या है b, तो b का मान यहाँ क्या आ रहा है आपके पास 6। तो देखिए जब b का मान 6 है तो निश्चित रूप से मैं पहले सवाल में भी आपको कहा था कि जो भाजक होता है वो भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है, यानी शेषफल है वो भाजक से छोटा होता है, यानी r का मान है वो 6 से छोटा होगा। अगर 6 से छोटा होगा तो r के मान क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए क्या क्या हो सकते हैं। 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5, 6 नहीं हो सकते, बराबर नहीं होते और बड़े भी नहीं होते। तो ये r के मान हो गए। अब आपको ये मान इसमें रख कर आपको हल करना है। देखिए पहली स्थिति क्या, आप डायरेक्ट ये मान रख लीजिए, आप सीधे अपने आप आंसर आ जाएगा इसका। देखिए पहली स्थिति में देखिए आप यहाँ a बराबर b की जगह क्या रखना है 6, q का q प्लस पहला मान r क्या है, r का मान 0। ठीक, दूसरी स्थिति a बराबर b का मान यही 6, q प्लस r का मान क्या रखना है 1। a बराबर 6 q प्लस 2, a बराबर 6 q प्लस 3, a बराबर 6 q प्लस 4 और a बराबर 6 q प्लस 5। देखिए q का मान हमारे पास फिक्स q ही रहेगा, b का मान 6 है और r का मान 0 1 2 3 4 5 रहेगा, 6 से छोटा रहेगा, बड़ा नहीं होगा। ऋणात्मक हमें लेना नहीं है पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक ही होने चाहिए, इसलिए ये मान हो गए। अब यहाँ आपको क्या लिखा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या देखनी है। तो देखिए जहाँ शेषफल 0 होता है तो वो तो सम संख्या होती है, तो ये तो हो गई सम, तो ये तो होगी नहीं। यहाँ देखिए यहाँ शेषफल क्या बच रहा है 1, तो यहाँ विषम अंक है, तो ये हो गया विषम धनात्मक पूर्णांक। दर्शाया जा सकता है, बिल्कुल हम इसको दर्शा सकते हैं इस रूप में। फिर देखिए ये सम हो गया यहाँ 2, ये फिर विषम हो गया, तो ये वाला है, तो हम इसको इस रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो ये हो गया विषम धनात्मक पूर्णांक, इस रूप में भी आप इसको दर्शा सकते हैं। फिर देखिए ये वापस 2 का 4 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो गया सम हो गया, यहाँ 5 है यहाँ विषम, तो ये हो गया इस रूप में हम इसको दर्शा सकते हैं। तो विषम धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि यहाँ हमें न तो वर्ग करना था न घन करना था, इसलिए बहुत इजी है। केवल हमें b का मान पता करना था जो 6 आया, क्योंकि यहाँ b की जगह क्या लिखा हुआ है 6, और r का मान हमेशा भाजक से यानी शेषफल का मान हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो 6 से छोटी संख्या कौन कौन सी होती है 5 4 3 2 1 0, ऋणात्मक हमें लेना नहीं है। ये मान हमने r की जगह रखे, तो जो हमारे विषम वाले प्राप्त होने थे वो ये वाले और ये वाले हुए। तो इस प्रकार हम इसको दर्शा सकते हैं। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हुए। आगे की क्लासों में शेष जो सवाल हैं उनको हम हल करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।